Hello guys and welcome back to my channel, and if you are new here, this is Om Mishra and I have cleared NEET 2021 with a score of 639 marks. तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ सारे नीट एस्पिरेंट्स के लिए जिनको इनऑर्गेनिक में प्रॉब्लम आती है या आप वो पकड़ नहीं बना पा रहे जो आपको बनानी चाहिए। तो आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपकी सारी क्वेरीज कंप्लीट हो जाएगी कि आपको ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए, कि आपको ज़्यादा लर्निंग पे फोकस करना चाहिए, कौन से चैप्टर्स के वेटेज ज़्यादा हैं, शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए कि नहीं, तो सारी क्वेरीज आपके क्लियर हो जाएंगे। सो सबसे पहले हम चलते फर्स्ट पॉइंट इज डोंट मग अप एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द लेक्चर्स ऑफ इनऑर्गेनिक। हमें क्या लगता है, हम लेक्चर्स को बहुत स्किप कर देते हैं कि हमें लगता है कि इनऑर्गेनिक एक मेमोराइजिंग है तो हम उसे घर पे एनसीईआरटी पढ़ के कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आप पहले अपने लेक्चर्स अटेंड करिए। आप बिलीव करिए कि जब लेक्चर अटेंड करने के बाद आप कोई भी चीज़ पढ़ेंगे तो आपको बहुत हद तक याद हो जाएंगी चीज़ें। एंड इनऑर्गेनिक के ट्रेंड्स हुए या कोई भी केमिकल फार्मूला हुआ, बस वो एज इट इज़ आपको मेमोराइज नहीं करने, उन सबका पर्टिकुलर एक रीज़न होता है। और लेक्चर्स अटेंड करेंगे भले यूट्यूब से या अपने कोचिंग से कहीं से भी करेंगे, तब आपको एक ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी। तो अगर आपका कोई भी ऐसा चैप्टर है जो आपने डायरेक्टली बस अपनी एनसीईआरटी पढ़ना चालू कर दिया ये सोच के कि इसमें समझने जैसा क्या है, तो प्लीज़ उसके लेक्चर्स एक बार आप देखिए, आपको बहुत चीज़ें समझ में आएंगी। एंड डायरेक्टली एनसीईआरटी पढ़ना कभी गलती मत करना। एनसीईआरटी में बहुत कंपाइल्ड वे में चीज़ों को दिया हुआ है। जब तक आप लेक्चर्स नहीं पढ़ लेके एक ब्रॉड व्यू नहीं जान लेते तब तक आप एनसीईआरटी आपको टफ ही लगेगी। दूसरे पॉइंट पे आते हैं। अगर आप 11th में हैं या अभी आप 12th में हैं और फिर भी आपका इनऑर्गेनिक का बेस आपको नहीं सही लग रहा है, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न है आपका शायद पीरियोडिक टेबल या केमिकल बॉन्डिंग वीक होगा। ये दो चैप्टर हमारे पूरे इनऑर्गेनिक का बेस क्रिएट करते हैं। अगर आपका ये दोनों चैप्टर अच्छे से नहीं हुआ रहेगा तो आपको पूरा 11th और 12th में जितने इनऑर्गेनिक के चैप्टर है आपको हमेशा प्रॉब्लम्स आएगी, हर जगह पे रटना पड़ेगा आपको क्योंकि आपको चीज़ें समझ में नहीं आती। एंड पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग में एज इट इज़ समझना वो मेरा पॉइंट नहीं है। मेरा है कि आपको उनके एक टर्म्स का मतलब पता होना चाहिए, लाइक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन, एंथैल्पी, इन दोनों में क्या फ़र्क है, या दोनों एक ही चीज़ होती है लेकिन फिर भी दोनों की मीनिंग्स में अंतर है। इसका डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या होता है। एंड अगर हम केमिकल बॉन्डिंग में है तो फजान्स रूल ये क्या होता है, क्यों होता है, इसका एक्सेप्शन है कोई कि नहीं है, वो सब होते हैं अपने एनसीईआरटी में ही होते हैं, हम उन पर फोकस नहीं करते। या जितने भी बॉन्ड पैरामीटर्स होते हैं ये सब आप अच्छे से समझिए, अपने लेक्चर्स देख के नोट्स बनाइए, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़िए, उसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। और अगर ये दो चैप्टर आपके जब एकदम स्ट्रांग होंगे तभी आपको आगे के सारे जैसे ब्लॉक वाइज चैप्टर हमारे बने गए, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी एन एफ ब्लॉक, मेटलर्जी, वो सब चैप्टर आपको तभी समझ आएंगे जब आपका ये दो चैप्टर अच्छे से हुआ रहेगा। तो प्लीज़ अगर आपको अभी भी लग रहा है आपका इनऑर्गेनिक सही नहीं चल रहा है तो उसका एक रीज़न ये हो सकता है कि आपका शायद पीरियोडिक या केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से ना हुआ हो। दूसरी बात पे आते हैं हम, एक्सेप्शंस। लोगों का कहना रहता है कि इनऑर्गेनिक में थियरी से ज़्यादा तो एक्सेप्शन है। वो कहीं ना कहीं ट्रू भी है। हमारे पूरे इनऑर्गेनिक के सिलेबस में बहुत ज़्यादा एक्सेप्शंस हैं, लेकिन वो आप सॉर्ट आउट कर सकते हो प्रॉब्लम दो चीज़ से। सबसे पहला, कोई भी आप इनऑर्गेनिक का चैप्टर जब पढ़ें तो एक A4 साइज नोट शीट ले लीजिए या कोई एक छोटी सी डायरी टाइप नोटबुक ले लीजिए। एंड आप वो चैप्टर जब भी पढ़ते जा रहे हैं उनमें जो जो एक्सेप्शंस वाले पार्ट आ रहे हैं आप वो डायरी या A4 साइज पेपर पे लिखते जाइए। उसका ये बेनिफिट है, ऐसे आप हर चैप्टर में करेंगे तो मे भी शायद 5, 6, 7, 8 A4 साइज पेपर आपके पास रहेंगे जिसमें सारे एक्सेप्शंस आपके लिखे हुए हैं। ओके एंड उससे क्या आपकी थियरी पार्ट अलग रहेगा और आप जो भूल सकते हो, जो वॉलेटाइल होता है एक्सेप्शन, वो आपकी एक अलग ही शीट रहेगी जिसपे आपका एक पकड़ बनी रहेगी। दूसरा, हमें पूरे पीरियोडिक टेबल के सारे एक्सेप्शंस लर्न नहीं करने। सबसे पहले जो एनसीईआरटी में एक्सेप्शंस दिए गए हैं वो पढ़िए। एंड दूसरा, आप PYQs करिए। आप जो भी चैप्टर के PYQs करेंगे तो आपको पता चलेगा एक्चुअली कौन से पार्ट से हर बार एक्सेप्शंस पे क्वेश्चन आ रहे हैं, उन पे ज़्यादा फोकस करिए। फॉर एग्जांपल, आप जैसे पूरे सिलेबस का एक्सेप्शंस नहीं लर्न कर पा रहे या आप अलग से पूरा डायरी बना लिया, A4 साइज पे पूरा लिख चुके, उसके बाद भी प्रॉब्लम हो रही है, तो डायरेक्टली आप ये कीजिए, PYQs उठाइए, उसमें जो जो एक्सेप्शंस वाला पार्ट है आपसे वो करिए। पूरा करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको टफ पड़ रहा है एक्सेप्शंस पढ़ना। तो ये दो तरीके आप फॉलो करिए, आपके एक्सेप्शंस की भी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो आप PYQs करेंगे तब आपको ज़्यादा बेहतर से पता चलेगा कि कौन से ट्रेंड पे आपको फोकस करना है। जैसे MOD से जनरली बॉन्ड ऑर्डर पे क्वेश्चन बहुत आते हैं। आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर में भी कि ऑक्सीजन, O2+, O2-, O2, ये तीनों के बॉन्ड ऑर्डर के अगर आपको पता होंगे तो बॉन्ड ऑर्डर पता रहेगा, उससे आपको बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये सब के ऑर्डर या जो ट्रेंड्स आते हैं वो सब आपको लर्न हो जाएंगे। तो PYQ स्मार्टली करिए। अगर आपको इनऑर्गेनिक में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, आपकी आधी ज़्यादा प्रॉब्लम तो ऐसे दूर हो जाएगी। फिर नेक्स्ट चीज़ आती है कि इंटेक्स क्वेश्चन और सॉल्ट एग्जाम्पल्स। इनऑर्गेनिक में जो लोग मैक्सिमम नेग्लेक्ट करते हैं वो है इनऑर्गेनिक के जो अपने इंटेक्स क्वेश्चन और सॉल्ट एग्जाम्पल होते हैं।
हाँ, तो 2019 में एक क्वेश्चन आया था रिडॉक्स रिएक्शन से। आप स्क्रीन पे देख सकते होंगे। ये एक्चुअली रिडॉक्स रिएक्शन के मेन टेक्स्ट में था भी नहीं। अगर आप अपने 11th के पार्ट 2 में पेज 265 पे जाएंगे तो यहाँ पे है द पैराडॉक्स ऑफ फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर। उसमें ये ब्रोमीन वाला जो एग्जाम्पल है वो यहाँ से दिया गया था, वो मेन टेक्स्ट में आपको नहीं मिलेगा। एंड सिमिलरली 2019 में एक पी ब्लॉक से भी क्वेश्चन आया था, आप स्क्रीन पे देख सकते होंगे। वो भी हमारे मेन टेक्स्ट में नहीं था। फॉर एग्जांपल कि स्टेबिलिटी SiCl6 एंड SiF6 में किसकी ज़्यादा होती है, तो वो भी आप देख सकते हैं कि वो भी यहाँ के सॉल्ट एग्जांपल से पूछा गया है। और मैं 2020 में भी आपको 2 क्वेश्चन बता सकता हूँ जो आए हुए हैं। जैसे आप एक ये थर्मोडायनेमिक का क्वेश्चन देख सकते होंगे, Cl2 वाला, ये 2020 में आया था। अगर आप अपनी थर्मोडायनेमिक की एक्सरसाइज सॉल्व करे होंगे तभी आपको पता होगा कि ये थर्मोडायनेमिक की एक्सरसाइज से क्वेश्चन आया था। एंड आप ये क्वेश्चंस के आगे भी लिख सकते हैं कि ये 2020 में आया था, 2019 में। सो आपको इजी रहेगा याद रखना कि आप जब जब रिवाइज करेंगे तब तक आपको पता चलेगा कि ये इस ईयर में आया था कि नहीं। जैसे 2020 में एक इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन आया था सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पे, जो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप देख सकते हैं वो डायरेक्टली यहीं से उठाया गया था। नॉट इवन द वैल्यू भी चेंज नहीं की थी। NiOH3 वाला ही है एंड वैल्यू भी सेम है। और इसका डायरेक्ट आंसर था जो, तो जिन लोगों ने सॉल्ट एग्जाम्पल प्रैक्टिस किए, इंटेक्स क्वेश्चन अच्छे से किए हैं, उन सबको एग्जाम्पल मिलेगी। मैंने फिजिकल केमिस्ट्री का इसलिए एक एग्जाम्पल दिखाया आपको, ताकि आपको पता चल सके कि इंटेक्स क्वेश्चन और एक्सरसाइज भी इक्वली उतनी इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा कि इस साल एजर्शन रीजनिंग टाइप क्वेश्चन भी आए थे, तो मे बी नेक्स्ट ईयर एजर्शन रीजन वापस आए। लेकिन इस बार एम्स वाले एजर्शन रीजन नहीं आए थे, स्टेटमेंट वाइज आए थे। लेकिन अगले साल वो भी आ सकते हैं, मे बी 1-2 डाल दे टफ के लिए। तो आप कभी भी अपनी NCERT पढ़िए, कभी भी हैंस या बिकॉज जैसा कभी भी वर्ड आए ना तो उसको हाईलाइट कर लीजिए, क्योंकि एजर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस वहीं से बनते हैं, उसके अलावा नहीं बन सकते। तो ये छोटी मोटी चीज़ें, अगर शायद एक आध एजर्शन रीजनिंग भी क्वेश्चन आ गया जो फिल्टर आउट करने के लिए कुछ बच्चों को कि इन्होंने अपनी NCERT अच्छे से पढ़ी है कि नहीं, तो आपको हेल्प कर सकता है अगर आपने अच्छे से हाईलाइट किया होगा वो हैंस या बिकॉज जैसे वर्ड। तो मैं अब आपको शॉर्ट नोट्स के बारे में बताना चाहता हूँ। एंड मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इनऑर्गेनिक में शॉर्ट नोट्स बनाना सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। अगर आप अभी 11th स्टैंडर्ड में हैं और आपके पास एक डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम है तो मैं प्लीज़ शॉर्ट नोट्स बनाया करिए। मैं भी आपको अपने भी शॉर्ट नोट्स दिखाऊंगा मैंने कैसे बनाए थे। एंड लेकिन अगर आप आपका जैसे 2022 के एस्पिरेंट है, आपका नीट अब आने वाला है कुछ मंथ में, लेकिन अगर आप अपने सारे पोर्शन के साथ हर चीज़ के साथ कंप्लीट हो चुके हैं तो भी आपके पास अभी 4 to 5 मंथ हैं। आई गेस जून में एग्जाम होगा तो 6 मंथ है। तो आप जो टफ चैप्टर आपको लगते हैं इनऑर्गेनिक जो आपसे बिल्कुल रटे नहीं जाते, आप उनके इनऑर्गेनिक के नोट्स ज़रूर बनाइए। फॉर एग्जांपल ये मेरा मेटलर्जी का नोट्स है। मेटलर्जी अगर आप NCERT से पढ़ेंगे तो 7 to 8 पेजेस का है, लेकिन मैंने इसको अपने छोटे हैंड राइटिंग एरिया में बस दिस इज़ द फर्स्ट, सेकेंड एंड दिस हाफ पेज, मैंने इसने में पूरा इसको कंबाइन कर दिया है। एंड मैं हर छोटी छोटी चीज़ लिखता था इसमें। फॉर एग्जांपल जैसे ये लीचिंग प्रोसेस है, तो लीचिंग में सबसे पहला आता है डाइजेशन आता है, उसके बाद सीडिंग आता है, फिर हीटिंग आता है। अगर आपने लेक्चर्स और NCERT पढ़ी होगी तो ऐसे आप पॉइंट वाइज इनको लिख सकते हैं। फिर जितने भी हमारे ओड्स के नाम हैं वो भी मैंने यहाँ पे ऐसे लिख के रखे हैं, अगर आपको देख सकते हैं। एंड मैं अपने नोट्स दिखाना चाहूँगा, मेरे पी ब्लॉक के नोट्स हैं। पी ब्लॉक अगर आप 12th में पढ़े होंगे तो मोर देन 40 पेजेस का चैप्टर है NCERT में, लेकिन मैंने इसको मैक्स 7 to 8 पेज में सिर्फ कंबाइन करके रख दिया है। एंड अगेन इसमें भी मैंने हर एक छोटी छोटी चीज़ बुलेट्स पॉइंट में लिख लो। NCERT का थोड़ा ड्रॉबैक ये है कि उन्होंने हर चीज़ पैराग्राफ के फॉर्म में दिया है। एंड पैराग्राफ में आप चीज़ें पढ़ोगे समझ आएगी, लेकिन आप उसे रिकॉल या मेमोराइज नहीं कर सकते। तो उसके लिए बेस्ट है अगर आप ऐसे जैसे मैंने बुलेट्स पॉइंट यूज़ किए हैं कि एनोमेलस प्रॉपर्टीज़ ऑफ नाइट्रोजन, तो ये मैंने यहाँ बुलेट्स पॉइंट करके लिख लें तो आपको याद हो जाएंगे। जितने भी ये रिएक्शंस होते हैं ये मैंने बुलेट पॉइंट्स करके लिख लिए हैं। एंड जितने भी ट्रेंड्स होते हैं जैसे हाइड्रोजन के हाइड्राइड्स की जितनी भी ट्रेंड्स है वो सब मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं। और ये ट्रेंड्स भी अगर आपने कहीं PYQs में देखे तो यही मार्क कर लीजिए कि ये नीट 2018-19 या कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ताकि और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट कि आप मेमोराइज भी अच्छे से कर पाएंगे। और पूरा पी ब्लॉक में 1.5 घंटे या 2 घंटे में रिवाइज कर लेता था, एज़ कम्पेयर टू अगर मैं NCERT पढ़ने जाता तो मेरा अच्छा खासा टाइम निकल जाता। तो शॉर्ट नोट्स बनाइए, एक प्रॉपर अप्रोच रखिए, अपना पीरियोडिक और केमिकल बॉन्डिंग जैसे चैप्टरों का बेस अपना स्ट्रॉन्ग रखिए, क्वेश्चन सॉल्विंग कीजिए जो भी चैप्टर में आपको डाउट हो रहा है। एक्सेप्शंस के लिए मैंने आपको डायरी वगैरह भी सजेस्ट किया था, वो सब भी कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड ताकि आगे और भी सब्जेक्ट्स के लिए मैं आपके लिए ऐसे ट्रिक्स ला सकूँ या एडवाइसेस ला सकूँ जो आपके प्रेप को और ईज़ कर सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।